हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन उत्सर्जन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एवं एक्सक्रिएशन का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हमारा कल का क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोजन शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे। ओके, तो हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन है वह शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचता होगा और कैसे पहुँचता होगा। ओके, तो हमारे शरीर में जो शरीर में जो पचा हुआ जो भोजन है क्या हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, जो कोशिका होता है उसको जीवित रखने के लिए क्या ऊर्जा अर्थात एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से क्या है हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है शरीर में प्रत्येक अंग के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, तो यह हमारे शरीर में उपस्थित परिवहन तंत्र के द्वारा ही क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ओके, अब किसके द्वारा पहुंचता है, तो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र के द्वारा पहुंचता है। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो चलिए सबसे पहले परिवहन तंत्र के बारे में समझ लेते हैं कि परिवहन तंत्र या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह क्या होता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को परिवहन के बारे में बताया था, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। परिवहन, ओके, किसी वस्तु का या फिर कोई किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। परिवहन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। ओके, जीवों के शरीर के अंदर परिवहन तंत्र काम आता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवों के शरीर के अंदर क्या है परिवहन तंत्र काम आता है। यह पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जिस प्रकार क्या होता है जो पचा हुआ भोजन को क्या करते हैं शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, परिवहन तंत्र। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो परिवहन होता है वह पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काम आता है। ओके, और परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं, तो परिवहन तंत्र उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में क्या करता है परिवहन का काम करता है। ओके, उसे कोई क्या बोलते हैं परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर का परिवहन तंत्र किसे बोला जाता है, तो हमारे शरीर का परिवहन तंत्र रक्त को बोला जाता है। ओके, हमारे शरीर का जो परिवहन तंत्र है उसको रक्त बोला जाता है। रक्त को बोला जाता है हमारे शरीर का परिवहन तंत्र। क्यों, क्योंकि रक्त के द्वारा क्या है हमारे शरीर में उपस्थित कुछ भी पदार्थ होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए रक्त का उपयोग रक्त ही इसका उपयोग करता है। अर्थात रक्त के द्वारा ही क्या है पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में पहुंचता है। ओके, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि रक्त के संबंध में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो है रक्त के द्वारा, जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। ओके, जिसको खून भी कहा जाता है। ओके, हिंदी में खून भी बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को परिवहन तंत्र के बारे में समझ आया होगा कि परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या है परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचना और उनके कार्य के बारे में समझते हैं। हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन तथा कई प्रकार के पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होता है। ओके, तो जो हमारे शरीर में पचा हुआ जो भोजन है तथा कई प्रकार के जो पदार्थ का जो परिवहन होता है अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो वह रक्त एवं लसिका के द्वारा होता है। हजारों सालों से लोग ये जानते थे कि रक्त नलियों में बहता है और यह नलिया हृदय से जुड़ी है। ओके, तो पुराने समय में क्या है हजारों साल से पहले अर्थात हजारों साल से पहले लोग क्या कहते हैं लोग जानते थे कि जो रक्त है वो क्या कहता है नलियों में बहता और यह नलिया हृदय से जुड़ा होता है। यह धारणा थी कि ये हर धड़कन के साथ रक्त हृदय से बाहर नलियों से होकर बहता है और फिर हृदय में अवशोषित हो जाता। तो यह भी धारणा था कि जो धड़कन के साथ क्या है रक्त हृदय से बाहर नलियों से होकर बहता था और फिर हृदय में उसका क्या हो जाता था अवशोषित हो जाता था।
आगे चलकर अलग अलग नलियों की भी पहचान और नामकरण हुआ पर हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है और इसमें हृदय की ठीक क्या भूमिका है, यह काफी समय के लिए पहेली बने रहा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, आगे चलकर क्या है, अलग अलग नलियों की क्या है पहचान हुआ, तो इसका नामकरण हुआ पर हमारे शरीर में क्या है, रक्त किस प्रकार से बहता एवं रक्त में बहने से हृदय की ठीक क्या भूमिका होता है, यह काफी समय तक क्या है पहेली बन रहा था। तो उस समय तक उसका कोई याद नहीं था। चित्र 3 विलियम हार्वेस 1578 टू 1657। ओके, जहाँ पर चित्र 3 में दिखाया गया विलियम हार्वे 57 एंड से 1657। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुए शोध से शरीर में रक्त के बहाव संबंधी समझ बनी। ओके, तो 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान क्या है, हुए शोध से शरीर में रक्त किस प्रकार से बहाव होता है उसके संबंध में एक समझ बना। इसका श्रेय मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी के विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक को दिया जा सकता है। ओके, तो इसका जो मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो मुख्य 17वीं शताब्दी के विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक को दिया जा सकता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चित्र 3 में देखा था विलियम हार्वे का इमेज। ओके, उनके लगभग समसामयिक साथी की एक और प्रयोग के परिणाम से यह स्थापित हुआ था कि सिराओं में वाल्व होते हैं जिससे रक्त एक दिशा में बहता है। तो उनकी ही लगभग क्या है समसामयिक था, उन्हीं के समय के उसके साथी के एक और प्रयोग के परिणाम से यह स्थापित हुआ था, यह पता चल रहा है कि सिराओं में क्या होता है, वाल्व होता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त के एक दिशा में प्रवाहित होता है या फिर बहता है। इस परिणाम से प्रभावित होकर हार्वे ने शरीर में रक्त के बहाव अर्थात परिसंचरण को समझने के लिए कई प्रयोग शुरू कर किए। तो इस प्रकार से क्या है, इस परिणाम से प्रभावित होकर जो विलियम हार्वे थे अर्थात जो हार्वे थे उसने क्या किया, शरीर में रक्त के बहाव अर्थात परिसंचरण को समझने के लिए कई प्रयोग शुरू किए। इनके प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं। ओके, तो इनके प्रयोग को हम लोग भी करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेक्ला 3 में दिखाया गया चित्र 3 विलियम हार्वे के प्रयोग। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इन प्रयोगों को अपने स्कूलों में किए होंगे, तो इस वजह से मैं इस प्रयोग को नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्रियाकलाप 4 में भी देख सकते हैं, आई थिंक इस क्रियाकलाप 4 को भी आप लोग किए होंगे। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं रक्त की सभी नलियां कोशिकाओं की बनी होती है। ओके, तो जो रक्त की जितने भी नलियां होते हैं वो किससे बनी होता है, तो वह है कोशिकाओं से। जरूरत पड़ने पर इनके अंतर कोशिकीय स्थान बढ़ने से नलियों में पदार्थ पहुंचते हैं अथवा रिसकर निकलते हैं, जैसे थक्का जमने के लिए आवश्यक पदार्थ। ओके, तो जैसे कि जरूरत पड़ने पर इनके अंतर कोशिकीय अर्थात अंतर कोशिकीय अर्थात अंदर में स्थित कोशिका की मतलब अंदर में स्थित कोशिका के स्थान बढ़ने से नलियों में पदार्थ पहुंचते हैं अथवा रिसकर निकलते हैं। ओके, जिसे थक्का जमने के लिए आवश्यक पदार्थ। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से थक्का जमता है, तो इस प्रकार से जैसे थक्का जमने के लिए आवश्यक पदार्थ होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।